हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स को लेकर के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश वाक्यों में कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए ताकि आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने यूज किया है उन स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको जानकारी हो और आप चीज़ों को आसानी से सीख सकें। हमने जो पहला स्ट्रक्चर लिया और उस स्ट्रक्चर में प्रयोग होने वाला जो फ्रेज है, वर्ड्स हैं, वह है पहला स्ट्रक्चर कुछ अजीब। हम कुछ ऐसे वाक्य अपने डेली लाइफ में बोलते हैं जिनमें कुछ अजीब इस तरह के शब्दों को यूज करके हम वाक्यों को बनाते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, हम ये भी कह सकते हैं कि खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है, नदी के पानी में कुछ अजीब चमक है, हवा जब बहती है तो उसमें ठंडक आती है तो हम कहते हैं हवा में कुछ अजीब ठंडक है। या मैं टूर पर गया, कोई भी टूर पर गया और झील पर के पास चला गया और झील के पानी को देखता है तो बोल पड़ता है कि झील के पानी में कुछ अजीब सा ठहराव है। सूरज की रोशनी ही पड़ती है और जब सूरज की रोशनी बॉडी पर पड़ती है तो कुछ जब हमें फीलिंग्स होता है तो हम कह पाते हैं कि सूरज की रोशनी में कुछ अजीब तेज है। तो इस तरह से हम बोल पड़ते हैं। शहरों में जाते हैं, गाँवों में जाते हैं और वहाँ शांति रहती है, सन्नाटा रहता है तो हम बोल पड़ते हैं कि शहर की गलियों में कुछ अजीब शांति है, समुद्र की लहरों में कुछ अजीब उग्रता है, पहाड़ों पर कुछ अजीब धुंध है। तो इस तरह से इस प्रकार के वाक्यों को हम अपने डेली लाइफ में बोलते हैं। तो इस तरह के जिनमें कुछ अजीब आ रहा है, इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, तो आइए पहले देखते हैं कि कुछ अजीब के लिए जिसका हम यूज़ करेंगे, जिस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे या जिस फ्रेज का यूज करेंगे वह होगा समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दी। हम जो फ्रेज यूज करेंगे वह हो जाएगा समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग स्ट्रेंज अबाउट, समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे। हम इसका यूज करके और वाक्यों को बनाएंगे। यह हो जाएगा समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे। तो समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे का यूज करके हुए हम वाक्यों को कैसे बनाएंगे, पहले एक वाक्य को समझते हैं। यहाँ पर देखें जो हमने पहला वाक्य लिया है कि वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। अब यहाँ देखें हरियाली किस में है, वृक्षों पर है या वृक्षों में है। तो वृक्ष, यहाँ वृक्ष हमारा नाउन है और यहाँ जो पर है यह प्रीपोजिशन है। तो पर के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, वृक्ष हमारा नाउन हो गया। और कुछ अजीब, तो कुछ अजीब के लिए यूज कर लेंगे समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दी। और हरियाली जो है हमारा ये भी नाउन ही है और फिर जो है आपका वर्ब है ही है। तो इस तरह से हम जो स्ट्रक्चर इसका है, इस स्ट्रक्चर के आधार पर आप देखें तो यह जो है यहाँ पर जो है वृक्ष, यह नाउन है तो इसमें नाउन का यूज होगा, हमारा यूज नाउन का होगा। फिर हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन का भी, प्रीपोजिशन का भी इसमें यूज आएगा। और फिर अगेन इसमें नाउन आएगा और फिर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दी का यूज कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम पहले वाक्य को लेते हैं, वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। अब यहाँ देखें वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। तो जैसा कि आप एक चीज़ यह भी जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है, यहाँ पर जैसे देखें कुछ अजीब हरियाली है, तो यह जो है कुछ अजीब हरियाली है, यह हमारा इस वाक्य का सब्जेक्ट है और यह जो हमारा वर्ब है इसके पास में है। तो आपको पता है कि जब हम ऐसे वाक्यों को बनाते हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब के पास होता है, निकट होता है, तो उसमें देयर का यूज किया जाता है और देयर का यूज करके हम वाक्यों को बनाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो वाक्य को लिखेंगे देयर इज। अगर था थी ते है तो वाज का यूज कर लेंगे। तो
सब्जेक्ट के हिसाब से हम वाक्य का जो वर्ब है उस वर्ब को लेंगे। तो अब इसका जो हुआ स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर में आप देखें क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले हम यूज करेंगे देयर। देयर के बाद यूज करेंगे हम वर्ब टू बी का सब्जेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद हो जाएगा हमारा समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे। समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे। समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे। और उसके बाद जो है अदर वर्ड्स हम ले लेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर हुआ देयर, फिर वर्ब टू बी का यूज कर लेंगे, और फिर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दी और प्लस अदर वर्ड्स का यूज कर लेंगे। अब हमारा पहला वाक्य है वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। तो हम इसको लिखेंगे देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द ग्रीनरी। अब यह हरियाली हुआ ग्रीनरी। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द ग्रीनरी ऑन द ट्रीज। तो इस तरह से आपने पहले वाक्य को देखा, देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द ग्रीनरी ऑन द ट्रीज। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। दूसरा है खेतों में कुछ अजीब रौनक है। तो खेतों में कुछ अजीब रौनक है, इसको हम बनाएंगे। तो यह हो गया खेतों में कुछ अजीब रौनक है। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द वाइब्रेंसी इन द फील्ड्स। फिर तीसरा वाक्य है आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। तो इसको हम बनाएंगे देयर इज समथिंग स्ट्रेंज about the redness in the sky. So there is something strange about the redness in the sky. Redness means lalima. There is something strange about the redness in the sky. तो इस तरह से आपने देखा कि देयर का यूज, उसके बाद वर्ब टू बी में इज का यूज, और समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दी का यूज, और फिर जो है हमारा नाउन आया रेडनेस, इसका यूज, और फिर अदर वर्ड्स में हो गया इन द स्काई। फिर नदी के पानी में कुछ अजीब चमक है। यहाँ हमारा जो अगला सेंटेंस है नदी के पानी में कुछ अजीब चमक है। तो देयर इज समथिंग स्ट्रेंज about there is something strange about the sparkle, about the sparkle in the river's water, in the river's water। तो यह हो जाएगा देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द स्पार्कल इन द रिवर्स वाटर। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द स्पार्कल इन द रिवर्स वाटर। नदी के पानी में कुछ अजीब चमक है। अगला सेंटेंस है हवा में कुछ अजीब ठंडक है। हवा में कुछ अजीब ठंडक है। तो देयर इज समथिंग strange about
There is something strange about the chill. Chill means ठंडक. About the chill. There is something strange about the chill in the air. In the air. तो यह हो गया there is something strange about the chill in the air. हवा में कुछ अजीब ठंडक है. हमारा छठा वाक्य है झील के पानी में कुछ अजीब ठहराव है. तो यहाँ पर देखें झील के पानी में कुछ अजीब ठहराव है तो लिखेंगे देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे. देयर इज का यूज हुआ और फिर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे इस फ्रेज का यूज किया गया कुछ अजीब के लिए. और अजीब क्या है? ठहराव है. तो स्टिलनेस. देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द स्टिलनेस. देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द स्टिलनेस ऑफ द लेक्स वाटर. झील के पानी में तो ऑफ द लेक्स वाटर. देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द स्टिलनेस ऑफ द लेक्स वाटर. झील के पानी में कुछ अजीब ठहराव है. हमारा सातवां वाक्य है सूरज की रोशनी में कुछ अजीब तेज है. सूरज की रोशनी में कुछ अजीब तेज है तो देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे. देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दे. अब यहाँ सूरज की किरणों में जो तेज के लिए हम प्रयोग करेंगे इंटेंसिटी यानी तीव्रता की बात करेंगे. तो intensity. There is something strange about the intensity of the sunlight. Of the sunlight. So there is something strange about the intensity of the sunlight. हमारा अगला वाक्य है शहर की गलियों में कुछ अजीब शांति है. शहर की गलियों में कुछ अजीब शांति है तो there is something strange about the silence. Silence means शांति. तो there is something strange about the silence of the city's streets. तो there is something strange about the silence of the city's streets. शहर की गलियों में of the city's streets. शहर की गलियों में अजीब शांति है. साइलेंस मीन्स शांति. तो there is something strange about the silence of the city's streets. शहर की गलियों में कुछ अजीब शांति है. आगे चलें. समुद्र की लहरों में कुछ अजीब उग्रता है. समुद्र की लहरों में कुछ अजीब उग्रता है तो there is something strange about the fierceness of the sea waves. Of the sea waves. तो there is something strange about the fierceness of the sea waves. समुद्र की लहरों में कुछ अजीब उग्रता है. तो यहाँ fierceness हमारा नाउन हो गया. तो there is something strange about the fierceness of the sea waves. समुद्र की लहरों में कुछ अजीब उग्रता है. फिर हमारा 10वां वाक्य है पहाड़ों पर कुछ अजीब धुंध है. तो पहाड़ों पर कुछ अजीब धुंध है तो इसको हम बनाएंगे there is something strange about the mist on the
माउंटेन्स। तो देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द मिस्ट ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर कुछ अजीब धुंध है। तो देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द मिस्ट ऑन द माउंटेन्स, ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग हो गया। तो देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द मिस्ट ऑन द माउंटेन्स, पहाड़ों पर कुछ अजीब धुंध है। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में आपने 10 सेंटेंसेज के माध्यम से अबाउट समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दी, कुछ अजीब, इस फ्रेज का यूज करते हुए आपने इन वाक्यों को सीखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। यहाँ पर देखें, हमने जो इस स्ट्रक्चर को लिया है, इस स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर का यूज करके हमने सेंटेंसेस को बनाया है। और इस स्ट्रक्चर में है यूज हमारा है द काज ऑफ और काज फार। तो ध्यान से देखिएगा, काज फार कहाँ यूज होगा और द काज ऑफ का यूज कहाँ होगा। जब इसको आप बारीकी से समझ लेंगे तभी आपको स्ट्रक्चर और उसके यूजेज के बारे में आपको क्लियर हो पाएगा। तो द काज ऑफ और काज फार, द काज ऑफ की वजह, का कारण, कोई वजह। जब किसी वाक्य में हम कोई वजह बोल दें, का कारण बोल दें या की वजह बोल दें, तो उसके लिए हम द काज ऑफ और काज फार का यूज करते हैं। अब द काज ऑफ का यूज कहाँ करेंगे और काज फार का यूज कहाँ करेंगे, हमें इसे देखना है। रूल फर्स्ट हमारा है, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और वर्ब में टू बी का यहाँ यूज़ करेंगे, फिर वो लिखेंगे द काज ऑफ और उसके बाद नाउन आ जाएगा। यानी ऐसा हिंदी वाक्य जिसमें नाउन का प्रयोग हुआ हो और उसमें की वजह, का कारण, कोई वजह आया हो, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम द काज ऑफ का यूज करेंगे। फिर दूसरा स्ट्रक्चर जो है उसमें हम काज फार का यूज करेंगे और उसके लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नो प्लस काज प्लस फार और प्लस नाउन। और ऐसे वाक्यों में जो सब्जेक्ट के रूप में जो हम यूज करेंगे वह देयर, जिसको हम डम्मी सब्जेक्ट कहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर यूज हो जाएगा देयर का सब्जेक्ट के रूप में, फिर वर्ब का यूज होगा, फिर नो आएगा, फिर काज आएगा और फिर फार रहेगा और फिर नाउन का हम यूज कर लेंगे। तो इस तरह से इन वाक्यों में, इन दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर में हम इनका यूज करके आसानी से जो है बना सकते हैं इस तरह के वाक्यों को। तो ऐसे वाक्यों में कारण का बोध होता है। ऐसे वाक्यों से किसी काम के होने का कारण क्लियर होता है कि क्या कारण है। तो जो कारण होता है उस कारण की वजह से इन वाक्यों को हम कारण सूचक वाक्य भी कहते हैं। अब युद्ध की वजह कौन थी, युद्ध की कारण कौन थी, किसके कारण युद्ध हुआ, औरत के कारण हुआ। तो यहाँ हो जाएगा एक औरत उस युद्ध की वजह थी। तो हम इसको जब बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे सब्जेक्ट के रूप में अ वूमन, यह हो गया हमारा सब्जेक्ट, अ वूमन यह सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब टू बी में हम यूज कर लेंगे वाज, अ वूमन वाज, और फिर हो जाएगा द काज ऑफ, अ वूमन वाज द काज ऑफ दैट क्वेरल, A woman was the cause of that quarrel। तो यहाँ हो जाएगा quarrel, A woman was the cause of that quarrel। एक औरत उस युद्ध की वजह थी। अब कमेंट में हमें आप करके कमेंट में बताएं कि क्या एक औरत उस युद्ध की वजह थी, इसको हम किसी दूसरे तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा दूसरा सेंटेंस है एक लड़का इस झगड़े का कारण है। तो एक लड़का यह हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसको लिखेंगे हम अ बॉय। फिर हमारा वर्ब टू बी में हो गया ईच, और फिर द काज ऑफ फ्रेज का यूज किया गया झगड़े का, और फिर इन का कारण द काज ऑफ, और फिर इस झगड़े तो दिस क्वेरल। तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि क्या इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। फिर अगला हमारा है गलत दवा मोहन की मृत्यु का कारण है। गलत दवा मोहन की मृत्यु का कारण है। तो मोहन की मृत्यु का कारण है गलत दवा। तो हो गया द रॉन्ग मेडिसिन इज द काज ऑफ मोहन्स डेथ। द रॉन्ग मेडिसिन इज द काज ऑफ मोहन्स डेथ। क्या आप इस वाक्य को भी दूसरे तरह से लिख सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो गलत दवा मोहन की मृत्यु का कारण है, द रॉन्ग मेडिसिन इज द काज ऑफ मोहन्स डेथ। द वीकनेस
The weakness. The weakness was the cause of his absence. The weakness was the cause of his absence. कमजोरी उसकी अनुपस्थिति का कारण थी. द वीकनेस वाज द काज ऑफ हिज एब्सेंस. तो द वीकनेस यह सब्जेक्ट हो गया, कमजोरी वर्ब टू बी में हो गया वाच, द काज ऑफ का फ्रेज यू और उसके बाद अदर वर्ड्स में हिज एब्सेंस हो गया. तो द वीकनेस वाज द काज ऑफ हिज एब्सेंस. अब यहाँ पर देखें जो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां वाक्य है, इसका स्ट्रक्चर अब दूसरा है. जैसे अब चिंता का कोई कारण नहीं है. अब इसमें क्या आया है? कोई कारण. इसमें क्या आया है? कोई कारण. तो अब चिंता का कोई कारण नहीं है. तो अब यहाँ पर देखें, तलाक की कोई वजह नहीं है, शिकायत की कोई वजह नहीं थी, दुश्मनी का कोई कारण नहीं था, रोने का कोई कारण नहीं था. तो अब आप ऐसे वाक्यों को अगर बारीकी से समझें तो ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि कार्य होने का कोई औचित्य नहीं है. कार्य होने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे वाक्यों से कारण का बोध नहीं होता, यानी कारण की जो है कोई मतलब नहीं है. अब चिंता का कोई कारण नहीं है तो इस वाक्य से यही क्लियर होता है कि कारण का बोध नहीं हो रहा. जबकि इसके पहले जो हमने पहली से लेकर के 4 सेंटेंसेस को बताया, जैसे कि गलत दवा उसकी मृत्यु का कारण थी, तो मृत्यु का वहाँ कारण क्या था? गलत दवा का यूज करना. तो इसलिए वहाँ पर फ्रेज यूज हुआ द काज ऑफ. वहाँ पर फ्रेज यूज हुआ द काज ऑफ. और इस वाक्य में जैसे 5वें वाक्य को आप देखें, अब चिंता का कोई कारण नहीं है. तो ऐसे वाक्यों से कार्य होने का कोई औचित्य नहीं है और ऐसे वाक्यों से कारण का भी बोध नहीं होता है. तो इस तरह से इन वाक्यों की जो बनावट होती है, हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का यूज करेंगे, वर्ब आएगा, उसके बाद नो का यूज कर लेंगे, फिर काज का यूज कर लेंगे, फिर फार का यूज कर लेंगे और फिर नाउन का यूज कर लेंगे. तो अब यहाँ पर देखें, हम बनाएंगे देयर इज नो काज. There is no cause for anxiety. There is no cause for anxiety. अब यह जो है हमारा नाउन है, नाउन के पहले फार आ गया तो काज फार का यूज किया गया. नो काज फार. अब चिंता का कोई कारण नहीं है, तो कोई कारण नहीं है के लिए हमने यूज कर लिया नो काज फार और यह जो है नाउन आ जाएगा. तलाक की कोई वजह नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे देयर इज नो काज फार. देयर इज नो काज फार. नो काज फार, तो देयर इज नो काज फार डाइवोर्स. देयर इज नो काज फॉर डाइवर्स. तो अब इसमें जो है हमने क्या यूज किया? नो काज फॉर. देयर इज नो काज फॉर डाइवर्स. क्योंकि इन वाक्यों में कोई कारण नहीं है तो हम कारण के लिए यहाँ पर कारण नहीं ढूंढेंगे, कारण है ही नहीं इन वाक्यों में. तो देयर इज नो काज फॉर डाइवर्स, तलाक का कोई कारण नहीं है. आगे देखें, शिकायत की कोई वजह नहीं थी. तो शिकायत की कोई वजह नहीं थी, तो हम इसको लिखेंगे देयर वाज नो काज. देयर वाज नो काज फॉर. देयर वाज नो काज फॉर कंप्लेंट. देयर वाज नो काज फॉर कंप्लेंट. देयर वाज नो काज फॉर कंप्लेंट. तो कंप्लेंट हमारा नाउन हो गया और नो काज फॉर का यूज किया गया, नो काज फॉर. और फिर देयर जो है हमारा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, डमी सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, और यह वाज वर्ब टू बी का यूज किया गया. तो देयर वाज नो काज फॉर कंप्लेंट, शिकायत की कोई वजह नहीं थी. दुश्मनी का कोई कारण नहीं था, तो देयर वाज नो काज फॉर. देयर वाज नो काज फॉर इनमिटी.
तो हमारा इनमिटी नाउन हो गया या दुश्मनी नाउन है। तो दुश्मनी का, तो यहाँ का के लिए हम फार का यूज करेंगे, न कि आफ का। ध्यान में रखिएगा, जो प्रीपोजिशन यूज होगा वहाँ फार ही यूज होगा, आफ का यूज नहीं होगा। हिंदी वाक्यों से यह क्लियर कर लीजिएगा, आप जो है बिल्कुल इस बात पर विश्वस्त हो लें कि हम का के लिए यहाँ आफ का यूज नहीं करेंगे, हम काज फार का ही यूज करेंगे। यानी फार का मतलब हुआ कि दुश्मनी के लिए कोई कारण नहीं था, दुश्मनी के लिए कोई कारण नहीं था, शिकायत के लिए कोई वजह नहीं थी, तलाक के लिए कोई वजह नहीं है, चिंता के लिए कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से दुश्मनी का कोई कारण नहीं था। देयर वाज नो काज फॉर इनमिटी, दुश्मनी का कोई कारण नहीं था। हमारा 8वां वाक्य है, दुश्मनी का कोई कारण नहीं था। तो देयर वाज नो काज फॉर इनमिटी, इनमिटी हमारा संज्ञा है, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, या संज्ञा यूज किया गया, फॉर यूज किया गया। तो देयर वाज नो काज फॉर इनमिटी, दुश्मनी का कोई कारण नहीं था। रोने का कोई कारण नहीं था। तो देयर वाज नो काज फॉर बीपिंग, अब यहाँ बीप हमारा वर्ब है, वर्ब में ING जोड़ करके जेरंड बना दिया गया और यह जेरंड नाउन का काम कर रहा है। रोने का कोई कारण नहीं था, देयर वाज नो काज फॉर बीपिंग। तो इस तरह से बीपिंग नाउन का यूज करते हुए नो काज फॉर इस फ्रेज का यूज करके हमने इस तरह के वाक्यों को बनाया जिनमें कोई कारण का बोध नहीं होता है और कार्य होने का कोई औचित्य भी नहीं होता है, फिर भी जो है होता है। यानी कार्य तो होता है लेकिन कार्य होने का कोई औचित्य नहीं होता है। तो इस तरह से हमने नो काज फॉर और दी काज ऑफ की का यूज करके दो स्ट्रक्चर्स, और इसके पहले हमने समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द इस स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर का यूज करके हमने वाक्यों को डेली लाइफ में बोले जाने वाले हिंदी वाक्यों को हिंदी जो है इंग्लिश वाक्यों में कन्वर्ट करने के बारे में, ट्रांसलेट करने के बारे में जानकारी दी। अब चिंता का कोई कारण नहीं है, तो इसमें जो वर्ड आया है अब, तो अब के लिए हमने कोई शब्द यूज नहीं किया है। आप एंग्जाइटी के बाद न जो है नाउ का यूज कर लीजिएगा। देयर इज नो काज फॉर एंग्जाइटी नाउ, या आप वाक्य के शुरू में ही नाउ का यूज कर सकते हैं। नाउ नाउ देयर इज नो काज फॉर, दे नाउ देयर इज नो काज फॉर एंग्जाइटी। तो इस तरह से हम इस वाक्य को दोनों तरह से बना सकते हैं। तो फिलहाल इस मिस्टेक के लिए थोड़ा माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से हमने इन वाक्यों के माध्यम से आपको बताने का भरसक प्रयास किया। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो को आपने बिना स्किप किए हुए देखा, और वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर था लेकिन लंबा होने के साथ साथ यह हेल्पफुल और जो है आपके लिए अवश्य रहेगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चलते चलते रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रेस बेल आइकन कर दीजिए और कमेंट अवश्य करें। मेरा सभी ऑडियंस से नम्र निवेदन है कि कमेंट करना न भूलें, कमेंट करने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, दोहराता हूँ। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी साथियों को धन्यवाद।